बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने अपना न्यू नावल नहीं है, पिछले वाले का लास्ट पार्ट रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। अभी आए लास्ट पार्ट पहले रीड करते हैं, देन कमेंट सेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। आज मेरा दिन वैसे बहुत ज़्यादा मसरूफियत भरा गुजरा है। 8:30 बजे की मैं सुबह को उठी हुई हूँ, तो बस मेरी अभी इस टाइम हालत ख़राब और लर्जा खेज हालत हुई पड़ी है। अभी मैं बस ये बिस्तर के साथ मैंने कमर लगाई है बेड पे आके, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो पहले आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, एपिसोड पढ़ के फिर तो अपने दुख सुनावांगी। कौन कौन है? दादी को पैरों पर नमी का एहसास हुआ तो उठ बैठे। मीरब इनके पैरों पर सर रखे बेआवाज़ रो रही थी। मीरू मीरू बेटा, ये क्या बेवकूफ़ी है? दादी ने इसके सर को थपकते हुए कहा। दादी मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। किस बात की माफ़ी बेटा? दादी ये सब मेरी वजह से हुआ। दावर खान की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, वो रोते हुए कह रही थी, जबकि दहलीज पर खड़ा सालार चौंक कर वहीं रुक गया। जलाल खान भी एक लम्हे को वर्ता हैरत में खो गए। ये क्या कह रही हो मीरब? हाँ दादी, मुझे पूरा यकीन है दावर खान को मेहरान शाह ने मारा है। वो सिसकने लगी। काश काश मैं दावर खान के साथ ना आई होती। वो रो रही थी जबकि सालार खान वापस पलट चुका था। पगली, इसमें भला तुम्हारा क्या कसूर? अल्लाह को यही मंजूर था। दादी भी आप दीदा हो गए। चलो उठो, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। दादी के कहने पर बेड पर बैठ गई। देखो बेटा, हर काम अल्लाह के ताला के हुक्म से होता है, बंदे तो महज बहाना बन जाते हैं, वरना तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है भला? तुम खुद को क्यों कसूरवार समझती? तुम क्या जानो तुम मेरे लिए क्या हो? दावर के हवाले से तो मुझे और भी अजीज़ हो गए। तुम हमारी इज्जत हो, हम तुम्हें खुद से जुदा करने का कभी सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है रब ने हमारी खोई हुई बेटी हमें लौटा दी। जलाल खान का पुरशफीक अंदाज मीरब के दिल पर पड़े भारी बोझ को किसी हद तक कम करने में कामयाब हो गया। दिन ब दिन वो जलाल खान को और ज़्यादा अजीज़ होती जा रही थी, जबकि सालार खान की निगाहों में इसके लिए सवाए नफरत और तहकीर के कुछ और नहीं होता था। इसने कभी मीरब को मुखातिब नहीं किया। वो जहाँ मौजूद होती वहाँ से उठकर चला जाता। मीरब के साथ साथ जलाल खान ने भी सालार के रवैये को नोट किया। वो सालार को टोके बिना न रह सके। वैसे जलाल खान ने केड़ी अपनी दादी ने बेटी का जिक्र किया? हमने तो अभी तक दादी की कोई बेटी पढ़ी नहीं है। सालार खान, वो कोई अछूत नहीं, इस घर की इज्जत है। गुस्ताखी माफ दादी, मगर मैं ऐसा नहीं समझता। क्या मतलब? जिस लड़की की वजह से मेरा भाई मुझसे जुदा हो, इसकी मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। सालार खान, वो तो खुद बेचारी मजलूम लड़की है। दादी, हमारी किसी से ज़्यादा दुश्मनी तो नहीं थी ना? एक गैर लड़की की वजह से दावर खान हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। इसमें मीरब का क्या कसूर है? मुझे हैरत हो रही है कि एक अजनबी और यकसर अनजान लड़की से आपको इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? वो गरीब तुम्हें क्या कहती है? तुमने इससे क्यों बैर बांध दिया? मुझे इस लड़की से शदीद नफरत है। मैं इसे सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मेरा बस चले तो इसे एक पल भी यहाँ टिकने न दूँ। जाने कौन है, किस खानदान के, किरदार की कैसी है। दूसरे लफ्ज़ों में तुम दावर खान के किरदार पर भी शक कर रहे हो। जलाल खान ने इसकी बात कथा की तो एक लम्हे को खामोश सा हो गया। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में रहेगी। वो इस घर की इज्जत है। तुम नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। हम मेरे मरने के बाद प्लीज़ दादी, वो तड़प कर बोला। जलाल खान का रूठा रूठा सा अंदाज़े से बर्दाश्त नहीं हो पाया था। दादा पोते के माबैन होने वाली ये गुफ्तगू नादानिस्ता तौर पर ही मीरब ने भी सुनी थी। इतनी तहकीर, इतनी नफरत, वो थरा कर रह गई। शायद सालार खान भी ठीक ही कहता है। एक आह इसके लबों पर आकर दम तोड़ गई। वो चुपचाप वापस पलट गई। वो अब कस्तन सालार अफंदी के सामने आने से गुरेज करती थी। दोनों के दरमियान एक सर्द जंग में ही चल रही थी। सलार इसे भाई की बेवा समझ के भी इज्जत देने को तैयार नहीं था। ये सब मीरब का ख्याल था। इसने भी लबों को कुफर लगा लिया। दादी का आसा गनीमत जानकर वो खामोशी से वहाँ रह रही थी। अगर पहले से हालात होते तो वह सालार अफंदी की इतनी नफरत और हकारत कभी बर्दाश्त न करती, मगर वो मजबूर थी। ये सब कहने को हालात ने से एक लख थी, अर्श से फर्श पर लापटका था। ज़िंदगी एक ही मामूल से चल रही थी कि क्या ऐसे में सारिम रज़ा की आमद और मुस्तज़ाद शादी की पेशकश ने इसकी ज़िंदगी के साख्त पानियों में इत्याश पैदा कर दिए। सारी रात आंखों में कटी मौज़न फजर की अजान थी तो वह चौंकी। माजी से हाल तक का सफ़र इतना तकलीफ दे नहीं होता जितना हाल से माजी का, और इसका माजी सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दे यादों से भरा हुआ था। माजी वाकई होता बहुत दुखी माजी से। सारिम रज़ा खामोशी से वापस चला गया। ये जानकर के मीरब के लबों पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट बिखर गई। तुम भला इस दुनिया के मर्दों से मुख्तलिफ कैसे हो सकते थे? मीरू बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इसकी सूजी सूजी सुर्ख होती आंखों को देखकर जलाल खान पूछे बिना न रह सके। जी दादी, वो निगाहें झुकाकर बोली। इधर देखो मेरी तरफ। दादी ने अपने दाएं हाथ से इसका चेहरा अपनी तरफ किया। कोई मसला है? वो नफ़ी में सर हिला गई। सलार ने कुछ कहा? वो लब काटते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। बेटा, वो दिल का बुरा नहीं है, दावर से बहुत प्यार करता था वो। नहीं दादी, सलार ने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे इनसे कोई गिला नहीं, वो भी ठीक कहते हैं। मेरी वजह से इनका भाई इनसे जुदा हुआ। वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसने जी कड़ा करके कह डाला। जलाल खान के चेहरे का रंग यकलख्त बदला।
हमें अफसोस है हमारी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं जितनी सलार खान की नफ़रत में है। मेरा तुम चली जाओ, तुम भी चली जाओ, तन्हा छोड़ दो हमें, हम शुरू से बदकिस्मत रहे हैं। जब भी किसी से प्यार किया वो हमें छोड़कर चला गया। पहले पारो और गुल मीना, फिर ज़रमीना, फिर दावर और अब तुम। चली जाओ, तुम भी चली जाओ, हमें हमें ज़रमीना बीबी ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ के गई सी इंदी जड़ी ताई आ वो हाँफने लगे थे शिद्दत जज्बात से, चेहरा सुर्ख हो रहा था, सांस फूल ली थी। जलाल खान वाकई जलाल में आ गए थे। बांदा सी दादी आपकी तबीयत। वो घबरा कर आगे बढ़ी तो जलाल खान ने इसका हाथ झटक दिया। चली जाओ, हमें 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 तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत। वह लहरा कर बिस्तर पर थे। दादी, वो चिल्लाई। सालार, रहीम खान। वो दादी के पैरों के तलवे से हिला रही थी। सालार जो इसी तरफ आ रहा था बिजली की तेज़ी से अंदर आया। रहीम खान और गुल रानो इसके पीछे आए थे। दादी दादी क्या हुआ? वो लपक कर इनके पास आया। रहीम खान जल्दी से गाड़ी निकालो। वो सख्त घबरा गया। तुमने क्या कहा दादी से? बोलो। वो मीरब को कहर बरसाती निगाहों से देख रहा था। मैंने तो वो हमारे खौफ के बोल ही ना पाई। नहीं, मैंने तो वो सरासीमगी से कहती दीवार से लगकर खड़ी होगी। अगर मेरे दादी को कुछ होगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा मीरब एहसान। इसके लहजे में अस्ते की फनकार थी। वो दादी को लेकर हॉस्पिटल चला गया। मीरब का दिल सूखे पत्ते की माने लरस रहा था। परस्ती आंखों और कपकपाते लबों से वो सिर्फ एक ही दुआ मांग रही थी, दादी की सलामती की दुआ। इसलिए नहीं कि इसे सालार खान का खौफ था, इसलिए कि अब दादी ही इसका बहुत आसरा थे। खुदा न ख्वास्ता इन्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये सोचकर ही वो लरस उठी। हालांकि कुछ देर पहले वो यहाँ से जाने की बात करी थी, मगर कहने और सहने में बहुत फ़र्क होता है, इसे अब पता चला था। 2 घंटे मुसलसल एक ही पोजीशन में बैठे बैठे इसकी टांगें अकड़ गई थी। तभी गेट पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गेट तक आई। रहीम खान और गुल रानो आए थे। दादी की तबीयत कैसी है? अभी इनकी हालत खतरे में है। डॉक्टर बोलता है इनको दिल का दौरा पड़ा। छोटा खान बहुत परेशान लग रहा। हमने पहली बार इसको रोते हुए देखा बीबी। गुल रानो ने तफसीलन जवाब दिया तो मीरब को लगा इसके जिस्म में जान ही रही। मुझे हॉस्पिटल ले जाओ रहीम खान। बीबी वो छोटा खान। रहीम खान को तो जब का शिकार लग रहा था। तुम मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दो, मैं खुद चली जाऊंगी। वो समझ गई रहीम खान को सालार ने मना किया होगा। बीबी, खानम को मार डालेगा, कुछ नहीं कहेगा वो तुम्हें। और फिर रहीम खान इसे अस्पताल छोड़ कर आया। दादी सीसीयू में थे। कॉरिडोर में इसे सालार खान फिक्रमंदी से टहलता नजर आ गया। वो चीखड़ा करके इसके पास चली गई। दादी कैसे हैं? सालार ने कहर बरसाती नज़र इस पर डाली और बिना जवाब दिए रुख मोड़ गया। दादी की तबीयत कैसी है? ढीठ बनी वो दोबारा इससे पूछ रही थी। मेरे एहसान, दादी के लिए फ़िक्रमंद होने को अभी मैं ज़िंदा हूँ। तुम अपनी नाम नेहाद मोहब्बत और फ़िक्र अपने पास रखो। माइंड यू मिस्टर सालार, दादी से मेरा भी एक रिश्ता है जिसे आप भूल रहे हैं। वो ना चाहते हुए भी बोल उठी थी। अव्वल तो मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानता, मान भी लूँ तो भी वो रिश्ता दावर के साथ ही ख़त्म हो चुका है। वो जहरखंद हो रहा था तभी डॉक्टर ने दादी की तबीयत के संभलने का मजर्दा सुनाया तो मीरब के लबों से बेसाख्ता शुक्र मेरे मौला के अल्फाज निकले। इसे यूँ लगा जैसे वो फिर से जी उठी और सालार के चेहरे पर भी इत्मीनान छलकने लगा। दादी जितने दिन अस्पताल में रहे मीरब इनकी पट्टी से लगी रही। दादी खफा खफा से जब वो घर आ गए तब भी इनके रवैये में कोई तब्दीली ना आई। मीरब से रहा ना गया तो बेख्तियार इनके कदमों में सरक कर रो दी। दादी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपका दिल दुखाया। प्लीज़ दादी, मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा आपके पास रहूँगी। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। जलाल खान भी आप दीदा हो गए। इनका पुरशफीक हाथ मीरब का सर पर अटका। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना दादी? वो गोया फिर से जी उठी थी। मीरू, देखा जाए तो दावर के बाद अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, मगर ये जो दिल है ना, ये किसी नाम नेहाद रिश्ते को नहीं मानता। मैंने तुम्हें बेटी कहा ही नहीं, बेटी माना भी है। जानती हूँ मेरी बेटी, अपनी बेटी ने जो हरकत की इसके बाद मेरा दिल किसी को बेटी मानने को तैयार नहीं था। तुम्हें सही मानो में बेटी बनकर दिखा। तुम बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बेटी हो, ऐसी बेटी जिस पर कोई भी बाप फ़ख्र कर सकता है। बहुत नसीबों वाले होते हैं वो वालिदैन जिनके घर तुम जैसी बेटियां जन्म लेती हैं। वो रो रहे थे। मीरब भी नम आंखों से इन्हें देख रही थी। मीरू, तुम जानती हो मेरी बेटी ने क्या किया? इसने मेरे माथे पर कलंक लगा दिया। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं एक बदनसीब बाप हूँ। मगर तुमने मुझे बावर करवाया कि मेरे हिस्से की खुशनसीबी तुम्हारी सूरत में भी मेरी मुंतज़िर है। ये घर तुम्हारा है, इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। वादा करो तुम कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी। एक बूढ़ा शख्स जिसके लहजे में बच्चों का सा खौफ और मासूमियत थी मीरब एहसान से अहद ले रहा था। अपनी बेयकीनी और खौफ को यकीन में ढलते देखना चाह रहा था। दादी, मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ और मैं वादा करती हूँ मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। चलो अब इसी खुशी में मेरे लिए अपने हाथों से अच्छा सा खाना बना कर लाओ, बहुत भूख लगी है। कुछ मज़ेदार सा होना चाहिए। इतने दिनों से फीके फीके मीठे खाने खा खा कर मैं जी उब गया। दादी ने हल्की सी चप्पत इसके सर पर लगाई तो मुस्कुराते हुए उठकर किचन की तरफ चली गई। दरवाजे की ओट में खड़ा सालार अफंदी फ़ौरन एक तरफ हो गई। लड़की इसके दादा के लिए कितनी अहम थी इसे पता चल गया था। अच्छा जी, ये तस्वीर वो गुल रानो रहमत खान की बीवी के साथ लगाए स्टोर रूम की सफाई करवा रही थी जब सुनहरे फ्रेम में लगी तस्वीर देखकर ठिठक गई। फ्रेम का शीशा गर्द से हटा हुआ था। इस तरह की चंद और तस्वीर भी थी जिनके फ्रेम टूटे हुए थे। मीरब को चेहरा खासा जाना पहचाना लगा। ये किसकी तस्वीर है? इसने गुलरानो से पूछा। ये पता नहीं, हमको नहीं पता। गुलरानो ने नफ़ी में सर लाई। ये तस्वीर बीबी ये वापस रख दो, कान को पता चल गया तो क़यामत आ जाएगा।
रहमत खान की बीवी घबरा सी गई। मगर ये तस्वीर है किसकी? वो रहमत खान की बीवी गुलजरी मुतज़ब्ज़ब नज़र आ रही थी। तुम फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो जी, ये बड़े खान की बेटी की तस्वीर है, ज़रमीना गुल। ज़रमीना गुल? मीरब के जहन में झमाका सवार। ताई ज़रमीना, फैज़ान ताया की बीवी? वो बड़बड़ाई। बीबी आप? जरी गुल खौफज़दा सी हो गई। तुम फिक्र ना करो, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगी। मीरब ने तसल्ली दी। सफाई करवाने के बाद भी इसका जहन वहीं अटका रहा। ज़रमीना ताई की बातें याद आने लगी। दादी इनसे नाराज़ थे और होना भी चाहिए था। ज़रमीना ने हरकत ही ऐसी की थी। अपने प्यारों की इज्जत को रोल देना कहाँ का इंसाफ है? जो लोग ये नारा लगाते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, वो सरासर गलत है। क्योंकि ये नज़रिया मगरिब सॉरी क्योंकि ये नज़रिया मगरिब का है। इस्लाम हमें शिद्दत पसंदी का नहीं, एतदाल में याना रवि का दर्स देता है। मोहब्बत में इस हद तक आगे बढ़ जाना कि अपने बाप दादा की इज्जत और नामूस खाक में मिला देना सरासर जाती है। बेशक बालिग लड़की को अपनी पसंद की शादी का हक दिया गया, मगर अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह करना नाजायज़ है। दादी के एक लम्हे को खामोश हुए। इस पर बड़े तरीके से झिझकते झिझकते दादी से इनकी बेटी के बारे में दरियाफ्त किया था। ज़रमीना को हमने बड़े नाजों से पाला था, शायद हमारे बेचा लाड प्यार का सिला इसने इस तरह दिया। ज़रमीना की मंगनी हमारे चचाजाद के बेटे से हो रही थी। दावर तब 10 बरस का था और सालार 7 बरस का। दावर का रिश्ता भी मेरे चचाजाद की नवासी पलवश्य से तय था। मगर ज़रमीना के घर से भाग जाने के बाद हालात बहुत बुरे हो गए। वो लोग पलवश्य का रिश्ता भी तोड़ रहे थे, मगर मेरा चचाजाद अड़ गया। इसने रिश्ता बरकरार रखने का फैसला किया। बात के हालात तुम्हारे सामने। किस तरह इन लोगों ने बरसों पहले का बदला लेने के लिए दावर के रिश्ते से इनकार किया। और पलवश्य, वो दावर से प्यार करती थी, मैं जानता था, इसने खुदकुशी कर ली। मालूम नहीं आजकल लड़कियों को क्या हो गया। एक ने घर से भागकर बाप के शिमले को मिट्टी में रोल दिया, तो दूसरी ने खुदकुशी करके बाप दादा का नाम रोशन कर दिया। मगर सब बेटियां एक जैसी नहीं होती, कुछ बेटियां अच्छी भी होती है, तुम्हारे जैसी नेक मासूम। जलाल खान का गला रन गया। वो बहुत सख्त जान थे, मगर उम्र के इस दौर में आकर बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। दादी, आप जानते हैं वो इस वक्त कहाँ? नहीं, वो हमारे लिए मर चुकी है। इनका लहजा अटल था। दादी, वो मेरे सगे ताया की बेबी हैं। इसने सर झुकाकर मुजरिमाना से अंदाज में इंकशाफ किया तो जलाल खान चौंक गए। वो एक लम्हे को कुछ ना बोल सके। मैंने इन्हें कभी खुश नहीं देखा। पछतावों के नाक हर लम्हे इन्हें डसते रहते हैं। बहुत याद करती हैं वो आपको, और हर लम्हा आपसे माफ़ी मांगती रहती हैं। कैसी है वो? दादी की आवाज़ और लहजा रंध गया था। वैसी जैसी एक घर से भागी हुई लड़की की ज़िंदगी होती है। इसने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी, मगर दिल से कभी भी हमने इसे बद्दुआ नहीं दी। वो बदनसीब अपना बोया काट रही है। खान खान, गज़ब हो गया। अचानक शोर सा बुलंद हुआ और रहमत खान हवास पाख्ता सा अंदर दाखिल हुआ। इलाही खैर। जलाल खान ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। मीरब भी घबरा गई। किसी अनहोनी के एहसास ने दिल को जकड़ लिया। जलाल खान का कमज़ोर दिल ऐसी भी किसी भी खबर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। क्या हुआ है? मीरब की घुटी घुटी सी आवाज़ निकली। वो सालार खान? क्या क्या हुआ सालार को? दादी घबरा के। मेरे बिजली की तेरी से आगे बढ़ी और आंखों ही आंखों में रहमत खान को खामोश रहने की तनबीह की। बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ मेरे बच्चे को? कहाँ है वो? खान, सालार खान की लड़ाई हो गई है नौरोज़ और शमशेर खान के साथ। वो अटक अटक कर बताने लगा। क्या? कहाँ है वो? ठीक है ना? खान जैसा जीतदार बंदा भी घबरा गया। जलाल खान जैसा जीतदार बंदा भी घबरा गया। मीरू मीरू बेटा, ये क्या कह रहा है? सलाल ठीक तो है ना? हमें इसे खोने का हौसला नहीं है। जलाल खान ने इस समय खौफजदा बच्चे की मानत लग रहे थे। मीरब ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंपोज किया। दादी, आप परेशान ना हो, सलार ठीक होंगे इंशाल्लाह। वो जलाल खान को तसल्ली देने के बाद खुद बाहर आ गई। तभी बैरूनी दरवाजे से सलार अंदर आता दिखाई दिया। चाल में लड़खड़ाहट थी। सर से काफ़ी खून बह रहा था। वो दाएं बाजू भी शायद जख्मी था। वो बेदम सा होकर करीबी सोफे पर ठहर गया। इसके दोनों बॉडीगार्ड भी शदीद जख्मी थे। ड्राइवर तो मौके पर ही दम तोड़ गया। बड़ी मुश्किल से सलार ड्राइव करके घर पहुंचा था। बॉडीगार्ड जख्मी हालत में गाड़ी में मौजूद थे। सालार, सालार आप ठीक है? ठीक है ना? वो बेख्तियार इसके करीब जा बैठी। मैं ठीक। दर्द से करार निकल गई तो खुद ब खुद मीरब की आंखों में आंसू आ गए। रहमत खान, फ़ौरन गाड़ी निकालो और खान को लेकर आओ। चौकीदार रहमत खान के सहारे वो गाड़ी तक पहुंचा था। मीरब ने फ्रंट सीट संभाली। गुलरानो को दादी को कुछ न बताने की ताकीद करके वो अस्पताल चली गई। दोनों बॉडीगार्ड्स में से एक आईसीयू में था, जबकि दूसरा कदरे बेहतर हालत में था। सलार का दायां बाजू फ्रैक्चर था। टांग पर भी जख्म थे। गोली छूती हुई गुजर गई थी। सर पर चोट लगी थी, मगर जख्म मामूली था। मेडिकल एड के बाद इसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। चंद जरूरी टेस्टों के बाद बाजू के फ्रैक्चर के लिए इसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। मीरब का दिल डूब रहा था। इस अस्पताल के यकबस्ता कॉरिडोर में फिक्रमंदी से टहलती मीरब एहसान पर इस लम्हे ये खुला कि सलार अफंदी अपनी तमाम तर नफरत के बावजूद इसके लिए बहुत अहम था। ये इस पर अब खुला था कि सलार के लिए इसके दिल में ख़ास मुकाम क्यों था। क्यों इसने कभी भी इतनी नफरत और हकारत के बावजूद भी सलार से नफरत नहीं की। दिल के इस इंकशाफ पर वो खुद भी खौफज़दा सी हो गई। माँ सदके चली जाए, दिल तुम पे आ गया। नहीं, ये गलत है। वो खुद को सरजनिश कर रही थी। मुख्तलिफ सूरतों आयात का वेट करती वो सालार अफंदी की सलामती की दुआ कर रही थी।
आंखों से आंसू आ रहे थे, तभी वो ठिठक गई। कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर दादी खड़े थे। वो लपक कर इन तक आई। मैं का शेर मेहरान शाह यौदा टब्बर चौकी देख लिया। दादी आप मीरू वो ठीक है ना? दावर तो बेवफा निकला, मगर सलार सलार ऐसा नहीं है। वो कॉल का पक्का है, वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा ना? दादी सख्त हरासा थे। गुलरानों के रोकने के बावजूद भी रहमत खान को फ़ोन करके घर बुला चुके थे। फिर रहमत खान ही ने अस्पताल ले आया था। दादी वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें। इधर आए इधर बैठते हैं। इसने लहजे को बर्दाश्त बनाया और दादी का हाथ थाम कर कॉरिडोर में रखे सोफे पर बैठ गई। सलार को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल एनेस्थीसिया दिया गया। जेर असर था। चेहरे पर सर्दियाँ खंडर थी। जाने कितना खून ज़ाया हो गया था। सर पर बाजू, सीने और बाएं टांग पर पट्टियां बंधी गई थी। खूबरू जवान पोते की इस हालत में देखकर जलाल खान का दिल कटने लगा। वो काफ़ी देर यकटक से बैठे देखते रहे। मीरब के बार बार कहने पर भी घर जाने पर राजी नहीं हुए। सलार सलार बेटा आंखें खोलो। सलार की पलकों में मामूली सी जंबिश हुई तो जलाल खान गोया फिर से जी उठे। वो ज़रा सा कसमस आकर फिर खामोश हो गया। अस्पताल में सिर्फ एक बंदे को रुकने की इजाज़त थी। दादी घर चले गए और सलार के पास मीरब रुक गई थी। रहमत खान गाड़ी लिए बाहर ही मौजूद था। सलार नीम बेहोश था। ड्यूटी नर्स और डॉक्टर्स दो बार आकर देख चुके थे। तुम इस तरह लेटे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम पर तो सिर्फ एक ही रूप सजता है, अक्खड़ मगरूर सा, हर वक्त गुस्से से फनकारता हुआ। नौकरों के लिए दहशत की अलामत, और मेरे लिए तुम क्या हो, ये तो मैं खुद से भी छुपाना चाहूँगी। जानती हूँ तुम मुझसे बेपनाह नफरत करते हो। दावर की मौत का जिम्मेदार मुझे समझते हो, मगर मैं फिर भी तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकी सलार अफंदी। मैंने कभी ख्वाब नहीं देखे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे ख्वाबों की कोई ताबीर ही नहीं। और तुम मेरा वो ख्वाब हो जो मैं बंद आंखों से क्या खुली आंखों से भी नहीं देख सकती। रात के इस पहर वो तन्हा बैठी खुद कलामी के इस अंदाज में बड़बड़ा रही थी। सलार के सहाने इसकी कुर्सी मौजूद थी। वो नीम बेहोश था, इसलिए मेरे को इस बात का डर नहीं था कि वो उसकी बातें सुन रहा होगा। दिल का गुबार किसी तरह तो निकालना था ना। एक हफ्ता अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गया था। जब तक वो अस्पताल में ना, मीरा भी इसकी तीमारदारी करती रही, मगर रात को अपने पास रहमत खान को रोक लिया करता था। घर आकर भी वो खासा खामोश खामोश सा था। पहले की तरह मीरब को देखकर नफरत से मुंह नहीं मोड़ता, बस ला ताल्लुक से रहता। मीरब इस तब्दीली को इसकी सेहत पर महमूल कर रही थी। दादी का सारा वक्त मामूमन सालार के साथ ही गुजरता था। सालार के बाकी हम तो मंदमिल हो गए, मगर बाजू पर अभी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। दायां हाथ तो था, तो खाने में मसला भी हो रहा था, इसलिए ज़्यादातर दादी से अपने हाथ से खिलाया करते थे। इस रोज़ रात के खाने पर मीरब भी वहाँ मौजूद थी। दादी के कहने पर खाना सलार के कमरे में लगाया गया और दादी ने ज़बरदस्ती मीरब को भी वहाँ रोक लिया। नाचारी से बैठना पड़ा, हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि सालार इसका अपने बेडरूम में आना पसंद नहीं करता। दादी मैं खुद खा लूँगा। शायद वो मीरब की मौजूदगी की वजह से तकल्लुफ़ महसूस कर रहा था। तुम तो यूं झिझक रहे हो जैसे पहली बार मेरे हाथ से खाना खा रहे हो। बरखुरदार, इन्हीं हाथों से नवाले बना बना कर तुम दोनों को खिलाया करता था। आज जवान हो गए तो नखरे दिखा रहे हो। चलो मुँह खोलो। दादी के धोस पर अंदाज पर वो धीरे से मुस्कुराया। ये शख्स मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता है। मौसद के चली जाए। मीरा अपने एक लम्हे को इसकी तरफ देखते हुए सोचा। इसी पल सलार की नजरें इससे मिली तो सटपटा कर नजरें झुका गई। खाने के बाद गुलरानो बर्तन समेट रही थी, जबकि बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर इसने सलार को कहते सुना, ग्रीन टी मिलेगी? सलार अफंदी इतना नरम लहजा, पहले वो समझी कि इसने गुलरानो से कहा ग्रीन टी मिलेगी। इसके दोबारा कहने पर मीरब ने सर उठाकर देखा तो वो इसी जानिब देख रहा था। मीरब के लिए तो मुकाम हैरत था ही। दादी भी खुशगवार सी हैरत में घिर गए। पहली बार वो बराह रास्त मीरब से मुखातिब था, वो भी इतने नरम अंदाज में। मैं लाला सलार दे दिमाग ते कोई सट्ट वज गई है। होर मसला कोई नहीं है, कोई दिमागी सट्ट वजी जड़ी ना। आहो फिर जी मैं बनाती हूँ। वो हैरत के झटकों से निकली तो उठकर किचन की जानिब चली गई। लगता है इस हादसे में सलार अफंदी की याददाश्त भी मुतासिर हुई है। देखिए मैं क्यों दिमाग जो सट्ट बज गई। वो बस सोच के रह गई। चाय लेकर अंदर आई तो दोनों दादा पोता किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। इसे देखकर सलार की हंसी यकलक थमी तो वो खुद को मिसफिट महसूस करते हुए अपना कप लेकर कमरे से बाहर चली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो अपनी मखसूस जगह पर आज काफ़ी दिनों के बाद बैठी थी। डूबते सूरज को देखना इसका पसंदीदा मशगला जो था। आप? सारी मिर्ज़ा को वहाँ देखकर वो चौंकी। आप कब आए? 2 घंटे पहले। सलार के हाथ से कहीं आकर पता चला। पहले की निस्बत वो खासा संजीदा और रिजर्व सा लग रहा था। शायद वो इसे दावे की बेवा समझ कर इज्जत दे रहा था। वो महज एक गहरी सांस भर कर आएगी। मेरी वालदा और भाभी भी मेरे साथ आई हैं। दादी के पास बैठी हैं। आपका पूछा तो दादी ने कहा शायद आप सो रही हैं, मगर मैं जानता था आप यहाँ मौजूद होंगी। बाएं हाथ जीन्स की पॉकेट में डालते हुए वो पहली बार धीरे से मुस्कुराया था। गहरी निगाहें मीरब पर जमी थी। मैं अंदर जाती हूँ। वो जाने की वहाँ से भाग जाना चाहती थी, हालांकि इसके दिल में चोर नहीं था। वो सारी मिर्ज़ा में इंटरेस्टेड नहीं थी और ना ही कभी हो सकती थी। दिल तो दीवाना था। खेलन को चांद मांग बैठा था, जो इसकी बस में नहीं था, जिसका मिलना दुश्वार बहुत था। मुझे इस शख्स का इंतज़ार बहुत है, ख्वाब जो मुझे इससे मिला दे। इन ख्वाबों से मुझे प्यार बहुत है। ज़ेन की परवाज़ जाने कहाँ तक चली गई। वो धीरे से मुस्कुराई। सारिम की मौजूदगी अक्सर फरामोश कर बैठी, तभी नज़र सामने उठी तो गोया पलटना भूल गई। सालार खान खासी खशमगी निगाहों से इसे देख रहा था। सारिम खान किसकी जानिब पुश्ती वरना चाहते हुए बौखला गई। वो जिस खामोशी से आया था, इसी खामोशी से वापस भी पलट गया, मगर मेरे बहसान के दिल की दुनिया तहबाला कर गया। वो बौखलाई बौखलाई से अंदर की जानिब बढ़ गई।
सारिम की वालदा और भाभी बड़ी शफकत से मिली थी। वालदा का रवैया थोड़ा खिंचा खिंचा सा था, जिसे वो सही तरह से महसूस भी ना कर पाई थी कि दादी के कहने पर वो खाना लगवाने चली गई। खाना वगैरह खाकर वो लोग रवाना हो गए। इनके जाने के बाद ही जलाल खान ने गहरी सोच में गुम थे। सलार, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, वो मुतफक्कर और पुरसोच से अंदाज में बोल रहे थे। दादी, मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ़ की? वो ताज़ीमन उठ खड़ा हुआ। जब किसी से कोई दरख्वास्त करनी हो तो खुद चल कर आना पड़ता है, बरखुरदार। वो थके थके से लहजे में कहते सोफे पर टिके। कैसी बातें करें दादी, आप हुक्म कीजिए। तो सुनो, मोहम्मदन गोश हो गया। की हुक्म हो गया? सानू भी सुना दो थोड़ा जिन्ना माड़ा जिहा। शब हिजरा की अजियत की खबर किसको है? मेरी गुमनाम मोहब्बत की खबर किसको है? किसको एहसास मेरी शिद्दत जज्बात का है? मेरी हालत, मेरी वहशत की खबर किसको है? कौन वीरान मकानों की खबर रखता है? मेरी उजड़ी हुई किस्मत की खबर किसको है? मैंने चुपचाप मोहब्बत के सितम झेले हैं, मेरी इस बेपनाह मोहब्बत की खबर किसको है? ये गैर अखलाकी हरकत है सालार अफंदी। मीरब ने डायरी इसके हाथ से झपट ली। हैं? मीरब ने डायरी इसके हाथ से झपट ली। माँ सद के चली जाए, अभी दिन ना आ गए। आई एम सॉरी, मगर अपने पर्सनल्स को अपने रूम तक महदूद रखा कीजिए। खासा तन तो तेज लहजा था। वो यूं ही लाउंज में चला है जब नज़र सेंट्रल टेबल पर पड़ी सियाह जिल्द वाली डायरी पर पड़ी, जो खुली पड़ी थी और बाल पॉइंट पीस पर रखा हुआ था। यूं ही इस पर लिखी शायरी पढ़ने लगा। मीरब अपने लिए चाय बनाने किचन तक आए थे। शोमई किस्मत डायरी लिखते लिखते वहीं खुली छोड़ गई। रात के इस पहर सालार खान जाग रहा होगा, इसकी तो वहम गुमान में भी नहीं था। अफसोस कि आपकी गुमनाम मोहब्बत गुमनाम ही रहेगी। सलार के कहने पर इसने उलझ कर इसकी तरफ देखा। मैं जानती हूँ, वो गोया बड़बड़ाई थी, मगर सलार ने सुन दिया। ये जानते हुए कोई तुम दावर की बेवा, तुमने सारिम की हौसला अफजाई क्यों की? वो इसकी राह में हाइल हो गया। एक लम्हे को तो वो कुछ समझ भी ना पाए। क्या मतलब? इतनी मासूम नहीं हो जितनी बन रही हो। सलार खान खुलकर बात करे, पहेलियाँ मत बुझवाएं। सारिम ने तुम्हारे लिए अपना प्रपोजल दिया, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने इसे इजाज़त क्यों दी? कहाँ गए वो दावे कि तमाम उम्र दावर के नाम पर बता दोगी? कहाँ गए वो वादे, जो छूटी तसल्लियाँ जो तुम अब तक दादी को देती आई थी कि इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगी? इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था। मेरे पीछे को हटते हटते दीवार से जा लगी। बोला, मेरे बहसान जवाब दो। दाएं बाएं दोनों हाथ दीवार पर टिकाई यूँ कि वो बिल्कुल इसके हसार में आ गई। इसकी ज़िंदगी में 3 मर्द आए थे, मेहरान शाह, दावर खान और सारिम रज़ा। वो किसी से भी मोहब्बत न कर सकी, हत्ता के निकाह के बाद भी इसे दावर खान से मोहब्बत नहीं हो सकी थी। हाँ, वो इसकी इज्जत ज़रूर करती थी कि वो इसकी इज्जत का रखवाला साबित हुआ था। शायद वो इससे मोहब्बत भी करती अगर शादी हो जाती, मगर वाह किस्मत की मोहब्बत हुई भी तो किससे? इस शख्स से जो शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता था। इसकी सूरत तक भी देखना नहीं चाहता था। मेरे को पता भी ना चला कि आंसू इसके गाल भिगोते चले गए। जानता हूँ ये आंसू औरत का सबसे मजबूत हथियार होते हैं, मगर तुम जैसी औरतें, मुझ जैसी औरतें, कैसी औरत हूँ मैं? क्या किया मैंने? आखिर क्या बिगाड़ा मैंने आपका? वो तड़प कर इसके हसार से निकली। जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं, मगर क्यों करते हैं ये जानने का हक तो है ना मुझे। मुझ में कौन सी खराबी देख ली आपने? मेरे किरदार पर आपको शक है? मुझसे बेपनाह नफरत है? आपके ख्याल में दावर खान को मैंने फंसाया, इन्हें मजबूर किया को मुझे अपने साथ भगा कर ले? ये दावर खान मेरी वजह से मर गए। आज आप मुझे एक बार में तमाम कसूर बता दीजिए, मेरी खताएं जिनकी वजह से मैं मातूबों काबिल नफरत ठहरी। हाँ, रही बात सारिम खान रज़ा की, तो मैं नहीं जानती कि इसने ऐसा क्यों किया। वैसे आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? आप तो खुद चाहते थे ना मैं इस घर से चली जाऊँ, तो फिर चाहे वो सारिम रज़ा हो या कोई XYZ, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो बोलने पर आई तो बोलती चलेगी। अव्वल तो मैं नहीं जानती सारिम रज़ा ने मेरे लिए अपना रिश्ता क्यों भिजवाया। अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है। वो पलटी तो एक लम्हे को साख्त रह गई। जलाल खान वहाँ मौजूद थे। वो कब से वहाँ खड़े थे वो नहीं जानती। वो अपने आंसू को पोंछती खामोशी से वहाँ से चली गई। जलाल खान और सालार अफंदी एक दूसरे को देख कर रह गए। तो फिर तुमने क्या सोचा? जामिद खामोशी को जलाल खान की भारी आवाज़ ने तोड़ा था। सलार खान ने एक नज़र सामने मेज़ पर रखी सियाह जिल्द वाली डायरी पर डाली। ठीक है दादी, आप सारिम की वालदा से खुद ही मुनासिब तरीके से बात कर लीजिएगा। वो थके थके से अंदाज में कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। की हो गया हुन सारम रज़ा हाँ होनी है की चल रहा है? रात आंखों में कटी थी, मगर वो बिल्कुल नहीं रोई थी। आंखें बिल्कुल खुश्क थी, क्योंकि वो अब तक इतना रो चुकी थी कि अब तो आंसू भी बेजार होकर कब का इससे दामन छुड़ाकर जा चुके थे। नमाज पढ़ने के बाद कितनी देर वो कुरान पाक की तिलावत करती रही। पोप फूटने लगी, फिर सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ चमकने लगा। वो तब भी अपने कमरे में बंद रही। बीबी, गुलदानों ने दरवाज़ा बचाकर धीरे से पुकारा। आ जाओ। इसने कुरान पाक को गुलाब में लपेट कर आंखों से लगाया। बीबी, वो बड़े खान। क्या हुआ दादी को? वो घबरा गई। वो जी कुछ नहीं खा रहे, छोटे खान को भी डांटा। ओह, वो तासुफ में घिर गई। रोजाना दादी को नाश्ता देना और साथ साथ अखबार पढ़कर सुनाना इसका मामूल था। आज जानेंगे सब क्यों भूल गई। शर्मिंदा शर्मिंदा से उनके कमरे में दाखिल हुई। वहाँ सलार खान हाथ में सूप का प्याला लिए दादी को मिन्नतें करता नजर आया। मुझे दीजिए। इसने बिना कुछ कहे सुने सलार के हाथ से प्याला ले लिया। गुलरानो, अखबार लाओ आज का। वो बिन के करीब बैठ गई। सलार उठकर सामने रखी कुर्सी पर जा बैठा। इसने देखा किस तरह दादी ने बिना किसी हेलो हुज्जत के मीरब के हाथ से ना सिर्फ वो सारा सूप पी लिया, बल्कि दवा भी ले ली थी। मीरब अभी ने अखबार पढ़कर सुना रही थी और दादी मुल्क के हालात पर तबसरे कर रहे थे। दादी, मैं चलता हूँ।
सलार कुछ मुतमिन सा होकर वहाँ से निकला। चल निकलते निकले चटती सी नगर मीरा बहसान पर डाली जो पूरी तरह पार्क की तरफ मतवजा थी। शाम तक सारा बंदोबस्त हो जाना चाहिए, जलाल खान ने सलार से कहा, जिस पर वो सर हिलाकर बाहर निकल गया। मीरू बेटा, क्या मुझे इतना इख्तियार है कि मैं एक बाप बनकर तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला कर सकूं? ताजी, ऐसा कहकर आपने मुझे एक पल में पराया कर दिया। आपका हर फैसला सर आंखों पर। जीती हो, तुमने मुझे इतना मान देकर मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। फटते जज्बात में दाजी ने इसकी पेशानी पर बूसा दिया तो इसकी आंखों में नमी सी उतर आई। आज शाम को तुम्हारा निकाह है। दाजी के कहने पर वह चौंकी न हैरत में मुब्तला हुई। तो तुम जीत के सलार अफंदी? तुम्हारी नफ़रत जीत गई और मेरी मोहब्बत हार गई। तुमने ठीक ही कहा कि मेरी ये मोहब्बत हमेशा गुमनाम ही रहेगी, और मैं इस गुमनाम मोहब्बत की मरकत को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल के किसी कोने में गुम कर दूंगी, ताकि सारी नज़र तक इसकी आँच भी ना पहुँचे और मैं पूरी ईमानदारी से नया रिश्ता निभा सकूँ। इसने आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को हलक में उतार लिया। बड़ी पैड़ी हुई बाजी दे नाल। इसकी आंख खुली तो काफ़ी देर वो चकराते सर के साथ चित लेटी थी। कमरे में जीरो पावर के बल्ब की मध्यम सी रोशनी थी। एक लम्हे तो वो खाली ज़हनी की कैफियत में बैठी रही। कुशादा सा बेडरूम, जिसके वस्त में पड़े जहाजी साइज बेड के एक कोने पर वो लेटी थी। गहरे सब्ज़ बेस पर्दे और मैचिंग कारपेट, वाइट ऑफ वाइट सोफ़ा और बेड। इसका सर भारी भारी हो रहा था। मैं कहाँ हूँ? इसने जहन पर जोर डालने की कोशिश की। इसे याद आया कि वो सुबह सवेरे हस्बे मामूल वॉक के लिए निकली थी। सब सो रहे थे। दादी भी खिलाफे मामूल नमाज के बाद दोबारा सो गए। फजर के बाद शाम को निकाह की छोटी सी तकरीब थी और अगली सुबह यह हादसा हो गया। हादसा? मीरब की हिस्सियात एक एक करके बेदार होने लगी। वो वॉक करते करते काफ़ी दूर निकली जब अचानक नीली पे जा रहे उसके करीब आकर रुकी। इससे पहले वह संभलती, इसके मुंह पर रुमाल रख दिया गया। इसके बाद इसे कोई होश नहीं रहा। वह मुश्किल तमाम सर चकराते सर को थाम कर उठकर खिड़की तक आई। पर्दे हटाए तो बाहर ढलती शाम का मंजर था। वो शायद ऊपरी मंजिल पर थी। गेट पर 2 मसल्ला गार्ड पहरेदार थे। या अल्लाह, मैं कहाँ हूँ? वो थक से रह गई। दफ्तन वॉल क्लॉक ने शाम के 7 बजने का ऐलान किया। सुबह 6 बजे वो घर से निकली थी। ओह मेरे अल्लाह, मुझे घर से निकले हुए 12 घंटे होने वाले। ताजी कितने परेशान होंगे। इसे दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। तभी क्लिक की आवाज़ समातों में टकराई तो वह चौंक कर पलटी। दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाला शख्स मीरब के औसान खता कर गया। खौफ हैरत के मिले जुले तासरात में घिरी वो गुंग रह गई। मैंने कहा था ना कि मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम बुज़दिल नहीं हो, जब भी इतनी जुर्रत से हमारी आंखों में धूल चौंक कर फरार होगी। बोलते बोलते इसके लहजे में खून उतर आया। मीरब ने इस लम्हे खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस किया। तुमने सोचा था कि इस तरह भागकर तुम मेहरान शाह से जान छुड़ा लोगे, तो तुम गलती पर थी स्वीट हार्ट। मेहरान शाह ने इसके चेहरे को बाएं हाथ में लेते हुए कहा। डोंट टच मी। मीरब ने इसका हाथ पर किया। क्यों? मेरे छूने पर इतनी तकलीफ क्यों? जिसके साथ भागी थी? शट अप, बंद करो ये बेहुदा बकवास। वो चिल्लाई। ओह, बड़ी लंबी जुबान हो गई। मेहरान शाह ने इसे घूरा। मगर मेहरान शाह को ऐसी लंबी जुबानें गुद्दी से खींच लेना भी आता है। मेहरान ने इसके बालों को जकड़कर पीछे की तरफ झटका दिया। जी तो करता तुझे यही जिंदा गाड़ दूं, मगर नहीं, अभी तो तुझसे कुछ हिसाब किताब भी चुकता करना है। वो खबासत से मुस्कुराया तो मीरब जी जान से लरस कर रहेगी। मेहरान शाह इस पर झुका। इसकी सांसों की तपश मीरब के चेहरे को झुलसाए दे रही थी। तभी इसका मोबाइल बज उठा। वो चौंक कर दूर हटा। मीरब को धक्का देने के अंदाज में बेड पर गिरा, खुद फोन सोने लगा। जी बाबा साईं, यही है। दूसरी तरफ यकीनन सुबहान शाह थे, मगर इतनी जल्दी? अभी तो जी बेहतर, मैं आता हूँ। फ़ोन बंद करके वो इसकी तरफ पलटा। चलो मेरे साथ। बारू से पकड़कर तकरीबन घसीटने वाले अंदाज में उसे लेकर बाहर निकला था। मेहरान शाह अपने कुछ दोस्तों के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को किया था। वापसी पर एबटाबाद में किसी काम से 1-2 दिन ठहरना पड़ा और तब इसकी नज़र मीरब पर पड़ी। तन्हा सोचों में गुम वो सुबह सवेरे सड़क के किनारे चली आ रही थी। मेहरान शाह ने लम्हों में फैसला किया। मीरब को देखकर इसकी आंखों में खून उतर आया था। तो बीबी, तू मॉर्निंग वॉक से निकला, पागल जी न होवे थे, जिसकी तलाश में वो गुज़िश्ता 1.5 साल से खवार हो रहा था। कुदरत ने खुद ब खुद इसे इसके सामने ला खड़ा किया। सुबहान शाह की दिलचस्पी मीरब से ज़्यादा जायदाद के इस बड़े हिस्से पर थी जो मीरब के नाम था। एहसान शाह की वसीयत के मुताबिक इसकी सारी जायदाद की वारिस मीरब और बाद में इसकी औलाद होगी। खुदा न ख्वास्ता मीरब के इंतकाल की सूरत में जबकि इसकी कोई औलाद ना हो या शादी ना हुई हो, तो सारी जायदाद ट्रस्ट को दे दी जाएगी। एहसान शाह ने बहुत पहले ये वसीयत तैयार करवा दी थी। शायद वो अपने बड़े भाइयों की फितरत से बखूबी वाकिफ़ थे। फितरत तो वाकिफ़ थी, ऐसे वाले तो तीर भाड़े के चट मंगनी उत्थे कर दी थी। सिर्फ इसी वजह से सुबहान शाह मीरब को जिंदा तलाश कर रहे थे, ताकि जायदाद के कागजात पर इसके दस्तखत करवाए जा सके। और कारी करने का ड्रामा तो महज लोगों की जुबानें बंद करने के लिए रचाया जा रहा था। मीरब को हवेली के तय खाने में कैद कर दिया गया था। हवेली में सबको मीरब के आने की खबर हो चुकी थी, मगर किसी को भी इससे मिलने की इजाज़त नहीं थी। या अल्लाह, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों? खुशियाँ मेरे दरवाजे पर दस्तक देते ही वापस लौट जाती हैं। रो रो कर इसका बुरा हाल था। अभी तो खुशियों भरी जिंदगी की राह पर पहला कदम ही रखा था कि किसी से प्यार करता हूँ तो हमेशा हार जाता हूँ। मैं जितनी बार करता हूँ हमेशा हार जाता हूँ। कभी किसी महफिल में वफा की गुफ्तगू पर जब तकरार करता हूँ तो हमेशा हार जाता हूँ कि शायद इस दफ़ा कोई मुझे अपना बना ले। हमेशा प्यार करता हूँ, हमेशा हार जाता हूँ। अभी भी तो इसकी दुश्मन ने जाने से कबूल किया था। अभी तो इसने मुस्कुराना सीखा था। अभी तो इसे दिल का हाल भी सुनाना था। अभी तो इसे अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिलाना था कि नो,
अभी तो नफरत के पौधे को जड़ से उखाड़ना भी था, अभी तो कितना कुछ करना था, अभी तो सब कुछ वैसे पड़ा था, नामुकम्मल और अधूरा। तो क्या मैं वाकई में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल करने से पहले ही इससे महरूम कर दी गई हूँ? सोचें सोचें सोचें, हर तरफ एक ही चेहरा, हर तरफ इसी की तस्वीर। इसे लगा वो पागल हो जाएगी या इसी अकूबत खाने में जान की बाजी हार देगी। रात से लेकर अगले दिन दोपहर तक वो सजदे में गिरी तारों कतार होती रही। मेहरान शाह ने इसे लाकर यहाँ कैद कर दिया था। सुबहान शाह या फैजान शाह में से भी अभी कोई नहीं आया था। रात के पहर कुछ खटका हुआ तो वो चौंकी। जर्द पलब की मलकी सी रोशनी में एक साया धीरे धीरे चलता इस तक आया। मेरे अपने नज़र उठाकर देखा तो मुश्किल खुद को कुछ कहने से रोका। ताई जान। नीम मुर्दा वजूद में जान सी पड़ने लगी। मीरा, मेरी जान, तुम दोबारा कैसे आ गई? ज़रमीना ने इसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा। ताई जान, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, बहुत ज़्यादा। वो रो दी थी। तुम थी कहाँ? तुमने तो कहा था कि अपने मामू के पास दुबई चली जाओगी, फिर यहाँ कैसे? मामू का पुराना नंबर मेरे पास था, मगर वहाँ रब्ता करने पर पता चला वो तो कब के सब कुछ बेच कर दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए हैं। और तो फिर तुम कहाँ रही? किस्मत ने मुझे जहाँ पहुँचा दिया, वहाँ रहते हुए मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी। जानती है वहाँ मुझे सब कुछ मिला, इज्जत, मोहब्बत, वक़ार, जीने की उमंग, बाप जैसी शफकत। और वो एक बार फिर रो दी। तो तुम मेहरान शाह को कहाँ से मिल गई? ताई जान, बदकिस्मती कभी बताकर थोड़ी आती है। एक सरदा लबों से खारिज हुई। वो कल से भूखी थी, मगर भूख का एहसास ही गोया मर गया था। पानी को तरसे लब खुश्क हो रहे थे, जिन पर वो बार बार जुबान फेर रही थी। ज़मीना ने देखा खाना चूका तू पड़ा था। मेरी जान, इस तरह भूखे रहकर तुम इन लोगों का मुकाबला कैसे कर पाओगी? कुछ खा लो, थोड़ा सा ले लो मेरी जान, शाबाश, मुँह खोलो। ज़मीना लुक में बना बना कर इसके मुँह में देने लगी। वो चुपचाप खाने लगी। ताई जान, आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हैं? खाने से फारिग होकर इसने पूछा तो ज़रमीना धीरे से मुस्कुरा दी। पता नहीं, बस शुरू से तुम्हें देखकर मुझे प्यार आता था। मैं बताऊं क्यों? बताओ। आप जानती हैं मैं इतने दिन कहाँ रही? मुझे किस शख्स के साथ देखकर कत्ल करने का शोर मचाया गया? दावर अफंदी, जलाल खान अफंदी का पोता और यावर अफंदी का बेटा, और आपका सगा भतीजा। तो तुम? एक लम्हे को ज़रमीना गूंग रह गई। हाँ ताईजान, मेरे सर पर दस्ते शफकत रखने वाले दाजी, आपके दाजी। कैसे हैं वो? काफ़ी देर बाद ज़रमीना बोलने के काबिल हुई। आंखों से सेल रवा हो गया। पैदर पे सदमातने ने काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। पहले बेटा और बहू, फिर आप, और फिर दावर। क्या क्या कह रही हो? क्या हुआ दावर को? ज़रमीना को लगा इनका दिल फट जाएगा। इनका वो गोल गुथना सा सुर्ख सफ़ेद भतीजा ने बहुत प्यारा था। वो 6 बरस का था और सालार 4 बरस का, जब वो फैजान शाह के साथ वहाँ से भाग कर आई और अपनी इस गलती का खमियाजा अब तक भुगत रही थी। इन नाम निहात गैरतमंदों ने इस मासूम शख्स को मार डाला। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत प्यार करने वाले, इज्जत करने वाले। दावर का जिक्र वो बड़ी अकीदत से करी थी। नहीं दावर, ज़रमीना फूट फूट कर रोती। काफ़ी देर पर वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोती नहीं थी। जाने कौन कौन से दुख इनके दिलों में थे जो आंसू बनकर बह रहे थे। ताईजान, मुझे किसी तरह यहाँ से निकालिए प्लीज़ ताईजान। मेरी जान, तुम फिक्र ना करो, मेरे बस में जो हुआ मैं करूँगी। मेरे मैके की इज्जत हो तुम, तुम्हारी हिफाजत में अपनी जान पर भी खेल कर करूँगी। बस तुम किसी पर यह जाहिर ना होने देना कि तुम्हारा मेरे मैके वालों से कोई ताल्लुक है। ताईजान, आप प्लीज़ सालार को किसी तरह यहाँ का पता। नहीं, वो यहाँ है तो ये लोग इससे भी नहीं। वो खौफजदा सी होकर अपनी बात करने की नफ़ी करने लगी। सलार बहुत होशियार बच्चा, तुम मुझे इसका फ़ोन नंबर दो, मैं तरीके से बताऊंगी। ताईजान, अगर किसी को पता चल गया कि आप मेरे पास, इसका दिल वहम और खदशात की अमाद का बना हुआ था। कुछ नहीं होता, मर्दों में से इस वक्त कोई भी नहीं है। भाभी शहरबानो भी अपने भाई के घर गई हुई है। रहे मुलाजिम तो इन्हें खामोश करवा दिया। करवाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तुम मुझे नंबर बताओ। मेरे अपने ने सलार के दोनों नंबर बता दिए। ज़रमीना इसके लिए अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर आई थी। आप तय खाने में क्या करी थी? ज़रमीना ऊपर आई तो मेहरान शाह से टाकरा हो गया। इसका लहजा तंदो तेज सा था। ज़रमीना एक लम्हे को घबरा सी की, पर दूसरे लम्हे खुद पर काबू पा लिया। सुक्खा बता रही थी मेरे अब खाना नहीं खा रही। मैंने कहा खुद जाकर ज़बरदस्ती कुछ खिलाऊं, कहीं मर आ गई तो हमारा तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ओह अच्छा, तो फिर कुछ खाया इसने? हाँ, बड़ी मुश्किल से चंद लुकमे लिए हैं। बस अब जल्दी कोई फैसला कर लो, क्यों रखा हुआ इसे अभी तक यहाँ? ताइम्मा, बस आज की रात, कल सुबह जरगे के सामने इसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो मूँछों को दाव देने लगा तो ज़रमीना ने दिल ही दिल में इस पर लानत भेजी। मुँह तो पे ही देंदी, मगर इसके मरने के बाद तो सारी जायदाद, इसका भी बंदोबस्त कर दिया मैंने। वो खबासा से दांत न कूसने लगा। वो क्या? ज़रमीना बेसाख्ता पूछ बैठी। मेहरान शाह ने बड़ी अजीब सी नज़रों से इन्हें देखा। आप अपनी इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? मैंने तो सुना था मेरे बाप को बहुत प्यारी है, फिर इसके मरने की आपको इतनी जल्दी क्यों है? वो भी एक काया था। ज़रमीना दाद दिए बगैर न रह सकी। मुझे भला इससे हमदर्दी क्यों होने लगी? तुमने तो बताया ना। तुमने नहीं बताना, ना बताओ, जो होगा सबके सामने आ जाएगा। वो खुद का लाताल्लुक जाहिर करती आगे बढ़ गई। मेहरान शाह पुरसोच अंदाज में नहीं चाहता देखते रहा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। शेक्सपियर ने कहा था कि मोहब्बत की तकमील ये नहीं कि जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे। मोहब्बत की तकमील तो ये है कि जब एक नज़रअंदाज करे और दूसरा फिर भी से चाहे जाए, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। और मुझे भी ये इतराफ़ करने में कोई आड़ नहीं कि मैं सलार अफंदी की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी हूँ। जानती हूँ मुझ पर एक नज़र भी डालने का रवादार नहीं, मुझसे शदीद नफरत करता है। इसके बावजूद भी मेरा दीवाना दिल इसकी जानिब हमकता है। अपने दिल की इस गुस्ताखी पर मैंने बारहा इसकी सरजनिश की, मगर ये दिल है कि मानता ही नहीं।
एक और जगह लिखा था, मैं भूल जाऊँ तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूँ तो किस तरह भूलूँ कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है कि क्या कहूँ, भुलाना पाया वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज़ तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सकी तुमसे, वो एक रबत जो हम में कभी रहा ही नहीं। मुझे है ये वो सब मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। सलार को लगा सफ़र करतास पर बिखरे ये मोती, ये अल्फाज अल्फाज नहीं, इसके अपने दिल की आवाज़ हैं। 2 दिन से मेरे का कुछ पता नहीं था, दादी परेशानी में बिस्तर से जा लगे थे। इनकी एक ही रट थी, मेरी मीरों को ले आओ। मैं जानता हूँ इसे इसके ताया ने अगवा किया, और वो बेबसा हो जाता। मेरे बहसान की डायरी वो पूरी पढ़ चुका था, थी तो गैर अखलाकी हरकत, मगर इसमें जो इंकशाफ था वो सलार फंदी की ज़िंदगी के लिए शायद सबसे बड़ा सच था। मैं सलार खाना फंदी शुरू से एक खासा अक्खड़ और बदमजाज मशहूर था। दावर का मजाज मुझसे बहुत मुख्तलिफ था। माँ बाप के बाद ताजी हमारे सब कुछ है। दावर की अचानक मौत ने मेरे हवास मुख्तल कर दिए थे। जान से प्यारे भाई की दायमी जुदाई ने मेरे अंदर सुनाटे समा दिए। मेरे बहसान बेज़रर सी लड़की थी, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि इस लड़की की वजह से मेरा भाई मारा गया, तो तब मेरे बहसान से इतनी नफरत महसूस हुई कि जी चाहे कि इसको धक्के देकर घर से निकाल दूँ। जाने कौन थी, कहाँ से आई थी, दावर को इससे हमदर्दी महंगी पड़ गई। पता नहीं इसने दाजी पर क्या जादू कर दिया कि वो इसकी खातिर मुझसे भी उलझ पड़ते थे। दिन ब दिन मुझे इस लड़की से नफरत होती जा रही थी। वो थी कि रोज़ बरोज़ दाजी की कमज़ोरी बनती जा रही थी। दावर की मंगेतर पलवशे के भाइयों ने एक रोज़ अचानक मुझ पर हमला कर दिया। जाने वो लोग कौन सी दुश्मनी पाले बैठे थे, और तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि दावर को मरवाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। बहन की खुदकुशी का सबब वो हम लोगों को समझते थे। अच्छा, मेहरान ने नहीं मारे, अन्ना ने मारे। हालांकि रिश्ता तोड़ने की बात भी इन लोगों ने खुद ही की थी। इस कातलाना हमले में मैं तो बच गया, मगर दिलो दिमाग बदलने लगे थे। मेरे बहसान बिल्कुल अचानक मुझे अच्छी लगने लगी थी। वो लम्हा जब मेरे ज़ख्मी होने पर वो परेशान होकर मेरे करीब आई थी। इस समय इसकी आंखों में कितनी फिक्र और बर्बाद थी। सिर्फ मेरे लिए इसकी आंखों में आंसू थे, मेरे लिए। जब तक मैं हॉस्पिटल में रहा, मेरी तीमारदारी करती रही। एक रात मुझे सोता समझ कर इसने अपना हाले दिन बयान किया, तो मैं शशतर रह गया। और देखिए वो जिन्हें मीसना बन के सुता है, ऐसी ना मीसना जागदा पे ऐसी हो, तो सुन लिया उन्हें सारा। यकीन की मोहर तब सबत हुई जब मैंने इसे सारिम रज़ा के साथ खड़े देखा। इस समय मुझे शदीद जेलसी महसूस हुई। जी चाहा सारिम को वहाँ से हटा दूँ। जब दाजी ने बताया कि मीरब के लिए सारिम रज़ा ने अपना रिश्ता भेजा, तो मैं एक लम्हे को सुनाटों की जद में आ गया। दाजी, मीरब हमारी गैरत है, गैरत ही हमारी इज्जत है। इसकी शादी का आप सोच भी कैसे सकते हैं? मैं खुद भी नहीं जानता था ये अल्फाज मेरे लबों पर कैसे निकले। दाजी ने बड़ी जांचती नज़रों से मुझे देखा। दाजी भी एक नंबर का मीसना आदमी है। दाजी ने भी बड़ी तो जवाल चिट्टे नहीं किते, जैसे कह रहे हैं बड़ी जल्दी ख्याल आ गया कि इस घर की इज्जत है। मैं बेसाख्ता नज़र चुरा गया। इसके आगे पहाड़ की सी ज़िंदगी पड़ी है। मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक तो वो यहाँ रह सकती है, मेरे बाद वो दर दर की ठोकरें खाती फिरेगी। ये मुझे गवारा नहीं। हम अपनी ज़िंदगी में इसके फ़र्ज से सुबकदोश हो जाना चाहिए। इतनी छोटी सी है उम्र में इतने बड़े बड़े दुख देखे हैं बच्ची ने। दादी, मगर सालिम रज़ा, मैं कुछ चुप सा हो रह गया था। दिल जाने को ये सब कबूल नहीं कर पा रहा था। क्या अगर मगर, सालिम रज़ा में क्या बुराई है? देखा भला लड़का है, ख़ानदान भी ठीक है, मगर इसकी माँ मुझे दिल से रजामंद नहीं लग रही। खैर, लड़का तो राज़ी है ना, माँ भी राज़ी हो जाएगी। मेरी तो इतनी अच्छी बच्चे कि कोई से खफा रह नहीं सकता सवाए तुम्हारे। ओफो दादी, आप, मैं चिल्ला गया। तुम क्यों इतनी अहमियत दे रहे हो मेरे बहसान को? तुम्हारे सर से तो बला टली। तुम तो खुद चाहते थे कि ना वो इस घर से चली जाए, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? और तब मैं लाजवाब सा होकर वहाँ से चला गया। चंद रोज़ तक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला रहा। मीरब के चेहरे पर किसी भी किस्म का एहसास न था। वो खुश थी ना उदास। तभी मैंने इसे पढ़ा, इसकी डायरी पढ़ी। वो फट पड़ी, और फिर पहली बार इसके आंसू मेरे दिल पर गिरे थे। तब दादी ने मुझसे इल्तिजा की मैं मीरब से निकाह कर लूँ। अपने बूढ़े दादा का ये इल्तिजाई अंदाज देखकर मैं निदामत से ज़मीन में गड़ गया। गोया मैं इतना बदतमीज़ और अखड़ हो गया था कि मेरे दादा को मुझे हुक्म नहीं बल्कि दरख्वास्त करनी पड़ी। और तब मैंने तमाम फैसलों का इख्तियार दादी को सौंप दिया। मैंने देखा दादी की आंखें फटते जज्बात से चमकने लगी थी। वो बेतहाशा खुश थे, और मैं इनकी खुशी में इनसे ज़्यादा खुश था। ट्रन ट्रन फ़ोन बजने पर वो ख्यालात की योरिश से बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम जी, सलार फंदी बोल रहा हूँ। कौन? ज़रमीना गुल फूफा? व्हाट? आप मुझे पता लिखवाइए। राइटिंग पैड पर वो दूसरी तरफ से लिखवाया जाने वाला पता लिखने लगा। यूँ लगा कोई बदन में जान पड़ने लगी हूँ। चलो पर जो हूँ लब्बन हंसती हूँ। मैं कहता हूँ सीधी तरह मीरब को मेरे हवाले कर दें आप लोग। सलार खान के लहजे में अस्ते की सी फनकार थी। वो यहाँ से नहीं जाएगी, तुम्हारी खैरियत इसी में कि चुपचाप वापस लौट जाओ। मेहरान शाह गुर्राया था। मैं मीरब को लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। सलार खान आगे बढ़ा। चलो मीरब। हवास पाकता खड़ी मीरब का बाजू थाम कर खींचा। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। मेहरान शाह ने मीरब का दूसरा बाजू थाम कर अपनी तरफ खींचा, तो सलार फंदी की आंखों में खून उतरा। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। रुक जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मेहरान शाह ने रिवॉल्वर सलार खान पर तान लिया, तो मीरब जी जान से लरस गई। हम इन खिलौनों से डरने वाले नहीं हैं। सलार का लहजा अटल था। वो मीरब का बाजू थाम कर आगे बढ़ा। ठा ठा ठा, एक के बाद दिख रहे 3 फायर हुए। नहीं, मीरब जोरदार चीख मारकर उठ बैठी थी।
पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था, दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी, तनफ्फुस तेज तेज हो रहा था। या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था। वो सहम गई। ताईजान, हाँ मैं ताईजान को मना कर दूंगी, वो सलार को फ़ोन ना करे। पहले मेरी वजह से दावर और अब सलार। नहीं नहीं, मैं खुद को कुर्बान कर डालूंगी, मगर दाजी को और दुख नहीं सहने दूंगी। मारे इस तरह आपके इसका बेचैन दिल सीने की दीवारों से टकराने लगा और बेबस्ती सी कैद खाने में महज फड़फड़ा कर रह गई। मैं भी कहूँ मीरब बाहर खड़ी है ते ठा 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 भी हो रही, बड़े ख़तरनाक ख्वाब देख रही है आजकल ते मीरब। सुबह तक वो सजदे में गिरी, खुदा से रहम की भीख मांगती रही। सरार की सलामती की दुआएं, अपनी इज्जत की बका की दुआएं, दादी की खुशियों की दुआम की दुआएं। रो रो कर आंखें सूज गई थी। ज़रमीना फिर दोबारा वहाँ नहीं आई। तभी फैसले की घड़ी आन पहुंची। मेहरान शाह से जंदान से बाहर निकालने आ पहुंचा था। सुबहान शाह, फैज़ान शाह, शहरबानो, ज़रमीना, कामरान शाह सभी वहाँ मौजूद थे। चिटाख! अभी वो संभलने भी ना पाई थी कि सुबहान शाह का भारी हाथ इसके बाएं गाल पर निशान सबत कर गया। कहा था हमने इसके बाप से कि लड़की ज़ात का कॉलेजों में मत भेज। अब देख लिया इसका अंजाम। शुक्र है तेरा बाप तेरे इन काले करतूतों को देखने से पहले मर गया। घटिया औरत की घटिया औलाद। शहरबानो की जुबान जहर उगल रही थी। खबरदार किसी ने मेरी माँ को गाली दी। घटिया वो नहीं, घटिया आप लोग हैं। जाने इतनी हिम्मत इसमें कहाँ से आ गई थी। एक लम्हे को सभी इसकी जुरत पर गुंग रह गए। बिल्कुल गैर मुतवक्का सी सूरत हाल थी। अदा साईं, वक्त ज़ाया ना करें, जल्दी से कागजात पर दस्तखत करवाएं, फिर दर्गे वाले इंतजार कर रहे होंगे। फैज़ान शाह का लहजा उकताहट भरा था। ताया साईं, कुछ तो खुदा का खौफ करें। मैं आपकी भी कुछ लगती हूँ, आपके भाई का खून हूँ। मेरा कसूर साबित किए बगैर मुझे कैसे सजा दे सकते हैं आप लोग। ताईजान, आप भी तो कुछ बोलिए। वो फैज़ान शाह और मोहब्बा लब खड़ी ज़रमीना के सामने आ खड़ी हुई। इसका गदास लहजा फैज़ान शाह के दिल पर असर करने लगा। बहुत खूब, ये लड़की तो हमारे अंदाज़ों से भी ज़्यादा चलत्तर और ड्रामेबाज है। सुबहान शाह के लबों पर जहर में बुझे अल्फाज अता हो गए। यहाँ दस्तखत करो। चंद कागजात इसके सामने रखे गए। शहरबानो फिरोजा ने इसे थाम कर सोफे पर बिठाया और खुद इसके दाएं पर बैठ गई। शहरबानो ने सुर्ख गोटा लगा तो पट्टा इसके सर पर उड़ा दिया। आनंद फार्मन मौलवी साहब को अंदर लाया गया। ज़रमीना चुपचाप बेबस सी खड़ी कार्रवाई देख रही थी। इन्होंने एक लाचार सी नज़र हाथ में पकड़े मोबाइल पर डाली और फौरी तौर पर मीरब, जो शहरबानो फिरोजा के शिकंजे में थी, और फौरी तौर पर मीरब पर, और दूसरी नज़र मीरब पर, जो शहरबानो फिरोजा के शिकंजे में थी। मेहरान शाह वलद सुबहान शाह बएवज़ हक महर, ये सब गुनाह। मेरा निकाह पहले हो चुका है, मैं किसी के मनकूहा हूँ। मौलवी साहब की बात मुकम्मल होने से पहले वो चिल्ला उठी। मौलवी साहब हैरत से सुबहान शाह की तरफ देखने लगे। बकवास करिए, आप निकाह पढ़ाएं, मैं सच कह रही हूँ, मेरा निकाह हो चुका है। अच्छा, कोई सबूत है तुम्हारे पास? कहाँ है वो निकाहनामा? कहाँ है तुम्हारा शौहर? मेहरान इस्तज़ाई अंदाज में कहो, बेबसी से लब भेज कर रहेगी। चलो यहाँ दस्तखत करो। सुबहान शाह ने रिवॉल्वर निकाल कर इसका रुख मीरब की तरफ कर दिया। मैं दस्तखत नहीं करूँगी ताया साई। जिस जायदाद की खातिर आप ये गुनाह करें वो तो मैं फिर भी आपको लेने नहीं दूंगी। मैं वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। तभी बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया गया। मेहरान शाह दरवाज़ा खोला तो अंदर आने वाले को देखकर मीरब पर अंदर गोया बिजली सी भर गई। सलार, मुझे बचा लो। एक लख्त तो दौड़ती हुई इसके सीने से आ लगी। सलार ने इसको अपने हसार में ले लिया। सलार के साथ पूरी पार्टी मौजूद थी। एसपी मुनीब, पूरी पुलिस पार्टी मौजूद थी। एसपी मुनीब हसन इसका गहरा दोस्त था। सलार ने इसकी मदद ली थी। एसपी, तुम बीच में मत आओ, ये हमारा ख़ानदानी मामला है। सुबहान शाह एसपी मुनीब को देखते बोल पड़े। कानून ऐसी किसी बात को नहीं मानता। अपनी आंखों से देखा अभी आपने बेहयाई का नज़ारा। एक लड़की का किसी नामहरम के गले लगना कहाँ जायज़ है? बेहयाई? बेहयाई ये नहीं, बेहयाई तो वो है जो अभी आप लोग कर रहे थे। मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मैं हूँ इसका महरम। सबूत चाहिए तो ये रहा हमारा निकाहनामा। ठोस लहजे में बोलता हुआ सबकी ज़ुबानों को बंद करके। चलो माँ सदके जाए, चलो शुक्र है नकाह तो बाद अगवा हुई सी, नहीं तो फिर तो कर लेंदा क्लेम आके। शाह साहब, निकाह पर निकाह करवाने का जुर्म आप पर साबित हो चुका है। एसपी ने इजाफा किया। तुम इसको यहाँ से ऐसे नहीं ले जा सकते। अच्छा, बिल्कुल अचानक मेहरान शाह ने सलाल पर रिवॉल्वर तान लिया था। आप कानून को हाथ में लेने की गलती करें। एसपी ने वार्निंग दी। मीरब मेरी मंगेतर है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेहरान शाह के सर पर गोया जुनून सवार हो गया। मीरब का दिल उछलकर हलक में आ गया। रात को देखा हुआ ख्वाब पूरी जुजियात समेत निगाहों के सामने घूम गया। नहीं, तुम सलार को नहीं मार सकते। मैं वो सलार के आगे तनकर खड़ी होगी। मीरब ने दोनों बाजू यूं फैला लिए कि गोया सलार को अपनी पुष्ट पर छुपा देना चाहते। ठा ठा दो फायर हुए। नहीं, शहरबानों की चीख सबसे बुलंद थी। मेहरान के फाइल खोलने से एक लम्हा पहले बिजली की तेजी से ज़रमीना मीरब के सामने आ गई थी। गोली सीधा इनके दिल में उतर गई थी और एसपी मुनीब हसन, जो काफ़ी देर से मेहरान को वार्निंग दे रहे थे, इनके रिवॉल्वर से निकली गोली मेहरान का सीना चीर गई। मेहराना तो बहुत ही जंगी हुई, यही डिज़र्व करदा सी है। जवान बेटे की मौत का सदमा सुबहान शाह का दिल सहार ना पाया था। वो इसी वक्त ठह गए थे। बंदा पहले इद्दत करतूत ही ना करे कि बाद जो दर्द दिन देखने पवे। लानती लोग, जिस दौलत की खातिर इतने दिल दुखाए, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की, वो भी इन्हें इतनी जिल्लत भरी मौत से न बचा पाए। शहरबानों का सारा करोफर तंतका छाक की तरह बैठ गया। इस वाक़े का असर इनके दिमाग पर हो गया। बहकी बहकी बातें करती रहती। फैज़ान शाह सच्चे दिल से ताइब हो गए थे। ज़रमीना की मौत का भी इन्हें गहरा सदमा पहुंचा। मीरब इसी वक्त सलार के साथ चली जाती अगर फैज़ान शाह इसे रोक न लेते। इन्होंने मीरब से माफ़ी मांगी और तड़प उठी। रिश्तों का एहतराम करने वाली साफ दिल सी लड़की थी वो। सुबहान शाह, ज़रमीना और महराम के स्वयं तक वो हवेली में रही।
तीनों जनाजे इकट्ठे उठे। जलाल खान बेटी की मौत की खबर सुनकर रह नहीं सके थे। वो तो समझते थे वो इनके लिए इसी दिन मर गई थी जब इसने बाप की दहलीज की मिट्टी छोड़ी थी, मगर अब सलार खान ने जो खबर सुनाई थी वो रह ना पाए थे। बेटी को जीते जी ना देख सकने की जो कसम खाई, इस पर कायम न रह सके। स्वयं के बाद जब जलाल खान मीरब को लेने आए तो फैजान शाह ने बड़ी लजाजत से इनके हाथ थाम लिए। मीरब इस घर की बेटी है, मैं चाहता हूँ इसे बड़ी शान से इस घर से रुखसत करूँ। मानता हूँ मुझसे बड़ी कोताहियाँ हुई हैं, मगर कुदरत ने मुझे इन गलतियों के इजाले का एक मौका दिया जो मैं गंवाना नहीं चाहता। ज़रमीना जिंदा होती थी, मंजर देखकर वैसे खुशी से मर जाती। ठीक है बरखुरदार, मगर अब हमें ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर पाएंगे। जलाल खान की रजामंदी पर सलार कुछ जब का शिकार नजर आता। जानता हूँ तुम्हारा दिल अभी भी बेतपार है, मगर हमारा यकीन करो बेटा, मीरब तुम्हारी अमानत है और मैं इसमें खयानत नहीं करूँगा। मेरी भतीजी नहीं, बेटी है वो। फैजान शाह ने गोया इसकी सोच पढ़ ली थी। वो शर्मिंदा सा हो गया। 2 माह बाद रुखसती की तारीख तय कर दी गई। 2 महीने इंतजार करो सलार साहब। वो जो तकदीर से शिकवा के ना थी, एकदम से किस्मत में दर आने वाली इतनी बड़ी तब्दीली पर अभी तक अंगश्ते बंधा थी। जिंदगी ने इतने दुख दिए थे कि अब एकदम से इतनी खुशियाँ वो संभाल ना पा रही थी। सादा मगर पुरवकार तकरीब में से सलार खान अफंदी के साथ हमरा रुखसत किया गया था। इन 2 माह में फैजान शाह ने इसे इतनी इज्जत, इतना मान और प्यार दिया था कि इसे जिंदगी में जितने भी शिकवे थे सब दूर हो गए। इन्होंने एक बाप की तरह इसे रुखसत किया। सलार खान ने जहेज लेने से इनकार कर दिया। रुखसती के वक्त फैजान शाह ने मीरब के हिस्से की सारी जायदाद के कागजात इसके हवाले कर दिए। सलार इसके हक में नहीं था, मगर फैजान शाह का ये कहना कि हम बाप बेटी का मामला इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। कुछ ख्वाब है जिनको लिखना ताबीर की सूरत देनी है, लिखना है ताबीर की सूरत देनी है। कुछ लोग हैं उजड़े दिल वाले जिन्हें अपनी मोहब्बत देनी है। कुछ फूल हैं जिनको चुनना है और हार की सूरत देनी है। कुछ अपनी नींदें बाकी हैं जिन्हें बांटना है कुछ लोगों में। इनको भी तो राहत देनी है। ए उमर रवां आहिस्ता चल, अभी खासा कर्ज चुकाना है। गंभीर लहजे में समातों में रस खोल रहा था। इसकी तवक्का के बरक्स सलार का रवैया खासा हौसला अफजा था। वो जो अब तक बदतरीन खदशात में घिरी थी और समझती थी कि ये शादी सलार ने दादी के मजबूर करने पर किया, इसे अपने सारे खदशात रेत की दीवार की तरह गिरते हुए महसूस हुए। सलार ने इसके गले में गोल्ड की चेन पहनाते हुए ये रज़म पड़ी थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। दाएं हाथ की पुष्ट पर 2 सुलगते लब जा रुके। इसे गोया 200 वोल्ट का करंट लगा। अपनी जगह पर उछल कर रह गई। क्या हुआ? कप कपाते लब, उठती गिरती पलके, सितवा नाक में लश्कारे मारती हीरे की लौंग। सलार ने खासे महसूस कुन अंदाज में देखा था। कल तक जिससे शदीद नफरत करता था, जिसी के साथ एक ऐसे अटूट और मजबूत ताल्लुक में बंधा था कि दिल खुद ब खुद बेखुद हुआ चाहता था। कुछ तो कहो, मुझसे पूछोगी नहीं काया पलट कैसे हुई? हर लम्हे अंगारे बरसाते लब इस वक्त फूल क्यों बरसा रहे? मीरब कहते कि बहुत शदीद नफरत बाज़ औक़ात बहुत शदीद मोहब्बत पर आकर ख़त्म होती है, और देखो ऐसा ही हुआ। मैं खरा और थोड़ा थोड़ा बददिमाग सा बंदा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे तुमसे कोई तूफ़ानी किस्म का इश्क हो गया। हाँ ये ज़रूर है कि जब दाजी ने सारिम के रिश्ते की बात की तो मुझे शदीद जलन हुई। मुझे यकीन है बहुत जल्द मैं तुमसे तूफ़ानी किस्म का इश्क भी करने लग जाऊंगा, जैसे कि तुम मुझसे करती रही हो। आखिरी बार शरार से लबरेज थी। मीरब ने चौंक कर पलकों की चलमन उठाई। सॉरी, मगर मैं तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ। मुनादम से था। ओ जबी, वो गया झाग की तरह बैठ गई। अब ये मत समझ लेना कि तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद मैं तुमसे शादी पर रजामंद हुआ। इसने गोया मीरब के दिल का हाल जान लिया। तुम बहुत अच्छी हो मीरब। आज हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरा रवैया, मेरा सलूक तुम्हारे साथ यकीनन बहुत बुरा था, जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस अच्छी लड़की को ज़िंदगी की हर वो खुशी दूँ जो ये अच्छी लड़की चाहती है। और ये कि अच्छी लड़की, अभी बहुत सी बातें हैं जो तुमको सुनानी है, मगर वो सारी बातें फिर कभी से, क्योंकि आज की ये रात बहुत ख़ास है, जिसके लिए एक लम्हे को मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। सलार ने इसकी तरफ झुककर शौक से जिसारत कर डाली, जिस पर इसके चेहरे पर गुलाल सिमट आया। बिलीव मी, तुम्हारे चेहरे पर चाहिए सुर्खी, ये मंजर इतना हसीन है कि मीरब ने एक लम्हे को इसकी आंखों में देखा और फिर इसकी नज़रों का मफहूम समझ कर शर्मा कर इसके कुशादा सीने में चेहरा छुपा लिया। हया का ये दिल फरेब मंजर सलार अफंदी को मसरूर कर गया। मीरब ने एक लम्हे को इसकी आंखों में देखा और फिर इसकी नज़रों का मफहूम समझ कर शर्मा कर इसके कुशादा सीने में चेहरा छुपा लिया। हया का ये दिल फरेब मंजर सलार अफंदी को मसरूर कर गया और इसकी मजबूत बाहों में इसके सीने से लगी मीरब का रवां रवां अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार था। ज़िंदगी की इतनी सख्तियाँ और तलखियाँ सहने के बाद सलार अफंदी का साथ इसे अपने रब की तरफ से सब्र का मीठा फल लग रहा था। और सलार भी इस लम्हे मीरब का साथ पाकर सोच रहा था कि प्यारी सी लड़की इसके लिए अल्लाह की तरफ से किसी नेकी का इनाम है। धनक के पुल पे चल के गगन के पार जाते हैं, चलो हम हार जाते हैं। वो धीरे से इसके कान में गुनगुनाया तो वो सिमट कर रहेगी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल नेम इज़ चलो हम हार जाते हैं। हाँ जी, चलो हम हार जाते हैं, रिटन बाय हिना मलिक का ये नावल है। तो आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हम इंशाल्लाह कल न्यू नावल के साथ मिलेंगे। उससे पहले कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है? पहला कमेंट है रेयान। वालेकुम अस्सलाम। नावल के नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार। जी आपका इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। अल्लाह आपके बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे और अल्लाह से हर
जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करें। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया आपका दुआओं के लिए, जज़ाकल्लाह, मेरी काके के लिए दुआ करने के लिए। मैं भांजी अभी उसी के बर्थडे पे गई हुई थी, बर्थडे से होके मैं आई हूँ। तो आते फिर मैं इतनी थक गई थी, फिर मैंने सुबह के लिए पहले कपड़े प्रेस किए हैं, फिर मैंने बस आज मेरी परेड ही लगी रही है, चल तो चाली हुई है। सुबह मैं पहले एक काम से गई थी, फिर वहाँ से आकर मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ, यूनिवर्सिटी से फिर मैं आके सीधा अप्पी की तरफ गई हूँ। वहाँ से हुरब की बर्थडे की वो डेकोरेशन वगैरह की है सेलिब्रेशन के लिए। फिर उसके बाद मैं घर आई हूँ, घर आके फिर मैं दोबारा गई हूँ वापस उनकी तरफ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और फिर उसके बाद ना जनाब मैं घर आके मैंने कपड़े प्रेस किए हैं, नमाज़ पढ़ी है, कपड़े चेंज किए हैं, बस फिर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अभी मेरी बस हो गई है, बस मैं भी आपको वीडियो देगा। मैंने आज सोचा ना मैं 8:30 बजे की जाग रही हूँ, कोई मजाक है। अच्छा जी, मलिक सबा का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट पार्ट बहुत मज़े का था, स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग में बेचारी मीरब के साथ सलार का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बेचारी कितनी मासूम सी थी, सलार उस पर तंज ही कर रहा था हर वक्त। फिर जब मीरब के आगाजान बाहर जा रहे थे तो उस टाइम भी सलार ने मीरब को बातें सुनाई। बेचारे कैसे दुखी हो गई थी उसकी बातों से। बस सलार साहब हर टाइम ही मुँह ना डॉग्स बन के फिरते रहते सी, तो उन्होंने लगे कोई दुखी होंदा नहीं होंदा, बस हर टाइम आपा तो बड़ी भड़ास कढ़नी है ना। फिर उसका दोस्त वो कैसे मीरब से फ्री होने की कोशिश कर रहा था, उसने तो मीरब को शादी तक का कह दिया। लेकिन मीरब का जवाब पे उसका रिएक्शन। पास की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। मीरब के बाबा एहसान साहब अच्छे थे, जो सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए शहर चले गए। फिर वहाँ पे मीरब उससे मेहरान उस मीरब को उस मेहरान ने कितना तंग किया, लेकिन वो उसका कज़न निकला। फिर मीरब के पेरेंट्स की डेथ हो गई। हाँ यार, ये सबसे वो ट्रेजिक सीन था कि वो जब उसके पेरेंट्स को अचानक छोड़ के चले गए। पहले उसकी लाइफ क्या थी, फिर कितनी ज़्यादा बदल गई। वहाँ पे बहुत दुख हुआ, फिर वो वापस आ गई। वहाँ उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। दावर के करैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मीरब की हेल्प भी कर रहा था, पर उन दोनों का निकाह हो गया, लेकिन बेचारा दावर उसकी डेथ हो गई। हाय यार, ये जो दावर का डेथ वाला सीन भी बहुत ट्रेजिक था कि वो बेचारे, वो तो एक पॉजिटिव करैक्टर था, उसने तो वो हेल्प आउट ही किया, लेकिन उतना बहुत बुरा होया। हाँ, फिर तो सलार भी वापस आ गया। बाकी फर्स्ट पार्ट बहुत मज़े का था। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन तुम आमीन। आमीन जी, दुआ में याद रखें, जज़ाकल्लाह। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, नाइस नॉवल सिस्टर एंड हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू वेरी मच साइम वहीद। ताहा अदील, नाइस एपिसोड, ब्यूटीफुल स्टोरी। नुज़रत नज़र, हैप्पी बर्थडे क्यूटी, थैंक यू वेरी मच डियर। मुबशरा काशिफ, वेरी वेरी गुड। आकिफ़ा तस्नीम, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल नावल था, हैप्पी एंडिंग, थैंक यू। बेबी पांडा, हाय अपी जी, कितना ज़बरदस्त नावल है, दिल जीत लिया, माय मोस्ट फेवरेट, थैंक यू रिकमेंड करने के लिए। असफंद आयशा जुल्फ़ी, क्या ड्रामा था, मज़ा आ गया। ये तो मैं सोच रही हूँ कि जब ये भांडा फूटेगा तब कितना मज़ा आना है। इसका एक और भी सीज़न होना चाहिए, असफंद द मास्टरमाइंड। जी, आपने ये रीड किया आज तारों से सजाले शहर तमन्ना। यार, ये मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है। अगर किसी ने पढ़ना हो ना फ़नी नावल, तो वो ये नावल ज़रूर रीड करे, ये सुने। तो ये बहुत मज़े का नावल। ये मुझे ना, मैंने नावल की स्टोरी मुझे याद थी, मुझे ये नावल का नेम और ये सारा नहीं पता था। ये मैंने बहुत औखा ढूंढा था, क्योंकि मुझे था कि यार ये मेरा फेवरेट नावल है, मैंने अपने चैनल पर ज़रूर डालना है ये। फ़लक राजपूत, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट थी नावल की, वैसे तो यूट्यूब में एक ने रीड किया हुआ है वो नावल, बट आपकी वॉइस में सुनना चाहती हूँ। बहारों के संग संग ब इकरा सगीर अहमद। या ठीक है, इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश ज़रूर फ़लक पूरी की जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अभी ये बहारों के संग संग भी ना मैंने डाउनलोड किया था मेरे ख्याल में, और ना ये भी लॉन्ग नावल है। और अभी मैंने ना थोड़ा सा अलाइन करके रखे हुए नावल, तो हम उसी को पढ़ेंगे। कि अभी अगर छोटे नावल की किसी की अच्छे से नावल की फरमाइश है, तो वो हम इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। बाकी जो बड़े बड़े नावल वाली है ना, वो इंशाल्लाह थोड़ा सा वो भी पूरी होंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है। हसीब अहमद, वालेकुम अस्सलाम डियर आपी। नावल का फर्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया सुनकर। अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर, अल्लाह हाफिज़। आमीन जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा नावल और वीडियो दोनों इख्तिताम को पहुँचे, कमेंट सेशन भी मुक गया। तो अब ऐसा है कि मुझे इजाज़त दें, ताकि मैं आप लोगों को तक जल्दी से वीडियो पहुँचा सकूँ और आप लोग नावल की लास्ट पार्ट इंजॉय कर सकें। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।